हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक्स। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले कभी ओएसआई के बारे में सुना है तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर इसके बारे में समझेंगे। और अगर पहली बार ओएसआई का नाम आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ओएसआई एक मॉडल है, बस एक थ्योरी है। ऐसा कोई जो है इसका फिजिकल कोई सेफ कंडीशन नहीं है, बस एक थ्योरी है कि किस तरह से जो डिवाइसेस हैं हमारी, जो भी इंटरनेट में हमारी डिवाइसेस यूज की जाती हैं एक जगह से डेटा को दूसरी जगह सेंड करने में, वो किस थ्योरी पे काम करता है। एक बस ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिजिकल यूनिट नहीं होती है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम मीन्स कि कहीं कोई बैरिकेडिंग ना हो। जैसा कि पहले इंटरनेट का जो फर्स्ट स्टेज था उसमें पहले इंटरनेट पे पाबंदियां थी, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो कई सारे वहाँ पे पाबंदियां थी जिनको फॉलो करते हुए हमको चलना पड़ता था। लाइक अगर हमने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा सेंड करना है तो दोनों क्या हो, एक ही वेंडर की होनी चाहिए, दोनों के मैक एड्रेस सेम टाइप के होने चाहिए। मीन्स मोनोपोली टाइप का था कि, और वहाँ पे मोनोपोली किसकी चल रही थी पहले समय में, आईबीएम की, दैट मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मोस्ट ऑफ वेंडर्स आईबीएम का ही यूज करते थे और इसी वजह से उसकी एक मोनोपोली बन गई थी। लेकिन 1984 में आईएसओ जो एक संस्था है, नॉन एनजीओ टाइप की, वो फुल फॉर्म क्या होता है आईएसओ का, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मानक तय करता है कि किस तरीके से काम होने हैं, किस तरीके से डिवाइसेस बननी है, किस तरह से उपकरण जो भी हैं बनने हैं। उसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था ओएसआई, मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कब दिया गया? 1984 में। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। The OSI model, Open System Interconnection Model, is a conceptual framework। मैंने आपको बताया था कि ये बस एक conceptual framework है, एक फ्रेम बना दिया गया है, ये कोई फिजिकल डिवाइस यूनिट नहीं है। To use used to describe the function of a networking system. The OSI model characterizes computing functions into a universal set of rules। इसमें कई तरीके के क्या हैं, रूल्स बनाए गए हैं ताकि उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये देखा जा सके कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो उस रूल के अंतर्गत काम कर रहे हैं या उससे बाहर जाकर के काम कर रही हैं। तभी अगर जो डिवाइसेस लॉन्च होती हैं, इंटरनेट की डिवाइसेस, वो इन मानकों को पूरा करती हैं, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाता है ताकि वो मार्केट में जाकर के अपनी प्रोडक्ट्स शेयर कर सकें। ओएसआई लेयर में कई सारे लेयर्स हैं जिनका क्या होता है, अलग अलग काम होता है, जैसे डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, और एक फिजिकल लेयर। ये कब बना था? क्रिएटेड एट अ टाइम व्हेन नेटवर्क कंप्यूटिंग वाज इन इट्स इन्फेंसी। दैट मीन्स कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क है जब पहले अपने शुरुआती दौर में था तभी इसको बना दिया गया था, क्योंकि इससे पहले, या हम ऐसे कहें कि अगर ओएसआई मॉडल अगर ना दिया गया होता या ये एक मानक आईएसओ के द्वारा ना दिया गया होता तो हो सकता है कि अगर हम आईफोन से अगर फ़ोन कर रहे हैं किसी के पास तो उसके पास भी आईफोन ही होना चाहिए, सैमसंग के से अगर फ़ोन कर रहे हैं तो उसके पास सैमसंग का ही फ़ोन होना चाहिए। यानी कि जो कनेक्शन हम आज किसी भी फ़ोन, हमको ये नहीं देखना पड़ता है कि कौन सी वेंडर का फ़ोन है, वो ओएसआई लेयर अगर कॉन्सेप्ट ना आता तो हमको ये सब देखना पड़ता, हम एक अलग वेंडर की डिवाइस से कनेक्शन नहीं बना पाते। Published in 1984 in the International Organization for Standardization, that means ISO. Though it does not always map directly to specific systems, the OSI model is still used today as means to describe network architecture। आज इस OSI को नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली टू स्पेसिफिक सिस्टम्स, ये आप देख रहे हैं डायरेक्टली टू स्पेसिफिक सिस्टम्स। दैट मीन्स कि पहले क्या था कि जो इंटर कनेक्शन बनता था डिवाइसेस के बीच में वो भी क्या होती थी, स्पेसिफिक सिस्टम्स होने चाहिए तभी बन पाता था दूसरे वेंडर की कनेक्शन से। यानी कि एक तरह से हम जान पाए, क्योंकि सबके पास पहले आईबीएम के सिस्टम होते थे, आईबीएम के कंप्यूटर्स। अगर ये सिस्टम ना होता तो आज भी हम सभी लोग जो भी फ़ोन यूज करते हैं, जो भी लैपटॉप्स यूज करते हैं, सबके सब आईबीएम के ही होते हैं, क्योंकि उसकी क्या थी, इसमें मोनोपोली थी जिसको पूरी तरह से वो डोमिनेट कर चुका था कि हमारे वेंडर के अलावा, यानी कि हमारी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के सिस्टम से आप इंटरकनेक्शन या कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। तो इसको खत्म किया गया इसने ओएसआई मॉडल ने।
फिर आते हैं इसके लेयर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये ऊपर से नीचे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये इस तरह से ऊपर से नीचे यहाँ पे। लेकिन आपको कई सारे बुक्स में दिखेगा कि एप्लीकेशन लेयर ऊपर दिया होता है, तो मैं बता दूं आपको फिजिकल लेयर ही पहले आता है। जो पहला लेयर है वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक इस तरह से होता है। उसमें क्या है, बुक्स में अक्सर उल्टा इसलिए देता है ताकि वो किस तरह से काम करते हैं, वो काम करने के तरीके के बेस पे वहाँ पे पिक्चर आपको मिल जाता है। अलग अलग सबका काम देखते हैं कि फिजिकल लेयर क्या करता है और सारे लेयर्स किस तरह से वर्क करते हैं। The lowest layer of the OSI model is connected with the electricity or optically transmitting raw unstructured data bits. That means यहाँ पे फिजिकल लेयर जो होता है, जैसे अगर हमने कनेक्शन बनाना है दो चीजों के बीच में, तो या तो वायरलेसली बनाएंगे या किसी वायर के थ्रू बनाएंगे, तो वो जो वहां पे होता है केबल के माध्यम से, रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल लेयर में। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज कनेक्टेड with the electronically or optically transmitting raw unstructured data bits across the network from the physical layer of the sending device to the physical layer of the receiving device. That means दोनों तरफ ये दोनों layers, यानी कि एक तरफ सेंडर होता है, एक तरफ रिसीवर होता है, और दोनों तरफ ये 7 लेयर्स होते हैं और दोनों तरफ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। तो फिजिकल लेयर क्या करता है, सेंडर साइड के फिजिकल लेयर के जो अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा होता है वो रिसीवर साइड पे जाकर के उसको पहुंचाता है फिजिकल लेयर। ओके, इसमें एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं। द फिजिकल लेयर वन माइट फाइंड फिजिकल रिसोर्सेज सच एज, यानी कि जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के डेटा ट्रांसमिशन में, वो सारे के सारे फिजिकल लेयर के अंतर्गत आते हैं। नेटवर्क, हब्स, केबलिंग, रिपीटर्स और ट्रांसमीटर्स और एम्पलीफायर्स में मैं एक अलग क्लास ले लूंगा, तो उसमें आपको रिपीटर्स वगैरह के बारे में समझा दूंगा। नेटवर्क अडाप्टर्स और मॉडेम्स, तो ये सभी फिजिकल लेयर्स में, यानी कि जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिन चीजों को, जहां पे डिवाइसेस को हम फिजिकली देख सकते हैं, वो सब फिजिकल लेयर में आएंगे। ओके, फिर आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे क्या काम होता है, पढ़ते हैं उसको। At the data link layer, directly connected nodes are used to perform node-to-node data transfer, where data is packaged into frames. यहाँ पे जो डेटा है हमारा, ओके, जैसे हमने अगर 20 MB का डेटा भेजना, तो वो 20 MB का डेटा एक साथ नहीं जाता है, उसको पहले पैकेट्स में, यानी कि उसको टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है। तो यहाँ पे उसका फ्रेमवर्क तैयार होता है डेटा लिंक पे। द डेटा लिंक लेयर इज आल्सो करेक्ट एरर्स एंड दे हैव अवॉइडेड द फिजिकल लेयर, यानी कि अगर कोई भी एरर, अगर हमारे फिजिकल लेयर में कोई थोड़ा सा डेटा अगर लॉस हो गया है, मान लीजिए हमने 10 MB का डेटा सेंड करना था, 9 MB का डेटा ही आया है और कुछ उसमें लॉस हो गया, तो फिर से क्या करता है, डेटा लिंक लेयर ही उसको, उस एरर को करेक्ट करता है, यानी कि फिर से डेटा को मंगा लेता है अपने पास। द डेटा लिंक लेयर encompasses 2 sublayers of its own. The first media access control, that means MAC एड्रेस, ये क्या करता है, यहीं पे MAC एड्रेस अपने डेटा के साथ, यानी कि जो हमने फ्रेम बनाया है उसके साथ MAC एड्रेस प्रोवाइड करता है। और द सेकेंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये एड्रेस उसके साथ ऐड कर देता है। फिर आता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे क्या करता है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग फ्रेम्स फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर। ये क्या करता है कि जैसे ही हमने डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम हो गया और क्या मैक एड्रेस अटैच हो गया हमारे डेटा पैकेट के साथ, वो क्या भेज देता है उसको नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर अब क्या करता है यहाँ पे, देखिए, एंड डिलीवरिंग देम टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द एड्रेसेस कंटेन इनसाइड द फ्रेम, यानी कि जो डेटा लिंक पे हमने एड्रेस उसको प्रोवाइड हुआ था मैक एड्रेस, उसी के बेस पे उसको कहाँ भेज देता है, डेस्टिनेशन पे भेज देता है कि इस मैक एड्रेस पे ये जाएगा। The network layer finds destination by using logical address such as IP। जो नेटवर्क लेयर है ये क्या करता है, डेस्टिनेशन को पता कैसे लगाता है, IP एड्रेस के थ्रू, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। At this layer, routers are crucial component used to quite literally route information where it needs to go between networks। राउटर जो होता है नेटवर्क लेयर पे ही वर्क करता है। राउटर एक तरह की डिवाइस होती है जो क्या करती है, हमारे डेटा को एक बेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि राउटर को हम बोल सकते हैं ट्रैफिक पुलिस। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस हमको उसी ओर भेजती है जिधर भीड़ कम हो, यानी कि बेस्ट पाथ हमको प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, ट्रैफिक पुलिस। उसी तरह से नेटवर्क सिस्टम में राउटर जो होता है वो भी क्या करता है, रूट मतलब रास्ता, राउटर मतलब रास्ता दिखाने वाला। ओके,
तो राउटर बेस्ट पाथ हमको प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो डेटा है वो बिना लॉस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और आसानी से और जल्दी से पहुंच सके। ओके, फिर आ जाते हैं हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेजेस द डिलीवरी एंड एरर चेकिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये जो है डिसीजन लेता है कि डिलीवर हो गई है डेटा पैकेट्स, सही से हो गई है या कोई इसमें एरर हो गया है, ये सब वो चेक करता है। इट रेगुलेट द साइज, सीक्वेंसिंग एंड अल्टीमेटली द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सिस्टम्स एंड होस्ट। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारी डेटा होती है पहले पैकेट्स में बढ़ती है और सारी क्या होती है पैकेट्स। हो सकता है एक पैकेट हमारा दूसरे रास्ते से आए, एक पैकेट दूसरे रास्ते से आए, लेकिन जहाँ पे हमारा डेटा को मैक एड्रेस प्रोवाइड होती है वहीं पे क्या होती है सीक्वेंसिंग भी हो जाती है उसकी। सीक्वेंसिंग मीन्स जैसे मान लीजिए एक दूसरे रास्ते से आ रहा है, एक डेटा दूसरे रास्ते से पहुंच रहा है, एक डेटा तीसरे रास्ते से, यानी कि राउटर क्या करता है उसको अलग अलग रास्ता, यानी कि जो रास्ता सही होता है उसी रास्ते से उसको भेज देता है। लेकिन अगर सारी अलग अलग है, यानी कि जो पहला नंबर हो तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, चौथा छठवें नंबर पर पहुंच जाए, तो फिर डेटा क्या हो जाएगा, बिना किसी काम का हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही क्या होती है, फिर से उसकी सीक्वेंसिंग होती है ताकि जब होस्ट तक पहुंचे ये डेटा हमारा सिस्टम से होस्ट तक, तो क्या वो सीक्वेंस वाइज में है, उसके किसी काम आ सके। यानी कि जैसे हमने म्यूजिक फाइल भेजी तो म्यूजिक फाइल शुरू से स्टार्ट होना कि अंतिम से फिर स्टार्ट होने लगे वहां पे जाकर के। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। Examples of the transport layer is the TCP और the transmission control protocol। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, इसलिए यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट मीन्स TCP। फिर आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर कंट्रोल द कन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ओके, ये क्या करता है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन बना हुआ है उसका टाइम पीरियड डिसीजन लेता है कि उसके साथ कितनी देर तक कनेक्शन हमारा बना रहेगा, या कनेक्शन लॉस हो गया तो उसको फिर से क्या करता है, रिकनेक्ट करता है मशीन को, एंड टर्मिनेट भी कर देता है। कभी कभी टर्मिनेट कब करता है, जब उसको लगता है कि जो सेशन इसको प्रोवाइड किया गया था इस सिस्टम को, सेशन का मतलब होता है एक समय टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड के बाद वो क्या करता है, सेशन को एंड कर देता है। और यही क्या काम करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो हमारा कनेक्शन सही हो रहा है, मीन्स कि एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर को हम ऐड करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे कंप्यूटर से ऐड हो जाए। तो ऑथेंटिकेट यानी कि जांच पड़ताल करने का काम भी सेशन लेयर ही करता है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होता है जिसपे क्या काम होता है, यहाँ पे हमारे डेटा का एनक्रिप्शन होता है और रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर में सेंडर साइड में इंक्रिप्शन होता है और रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी हम डेटा भेज रहे हैं वो बीच में चोरी ना हो जाए। यानी कि इन सातों लेयर्स के बीच में अगर किसी ने हटा दिया, यानी कि फिजिकल लेयर से या डेटा लिंक या नेटवर्क लेयर से किसी ने डेटा को हमारे चोरी कर लिया, तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर दूसरे नंबर पे ही रहता है, इसलिए इसने क्या किया, उसको एनक्रिप्ट कर दिया हुआ, उसको अगर मिलेगा भी तो वो किसी काम का उसके नहीं होगा। तो जब तक ये रिसीवर साइड के प्रेजेंटेशन लेयर पे, यानी कि जो हम डेटा भेज रहे हैं वो जब तक रिसीवर साइड के प्रेजेंटेशन लेयर पे नहीं पहुंचता है उसी मैक एड्रेस का होते हुए, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे तीसरे कंप्यूटर ने अपने प्रेजेंटेशन लेयर पहुंचा लिया तो वहां पे वो डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा, नहीं। मैक एड्रेस बीच में होता है। मैक एड्रेस हर सिस्टम का क्या होता है, यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस जो इस डेटा पैकेट के साथ जो एड्रेस लगा हुआ है केवल उसी मैक एड्रेस पे ये डेटा डिक्रिप्ट होगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी के उस पर्पज से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्या काम होता है इसका, डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन। सेंडर साइड पे इनक्रिप्ट होता है, रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट होता है। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। अगर आप लेयर्स को देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है, लेकिन अगर प्रोसेस के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे आता है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसका काम होता है। दैट मीन्स इसको रीड करना, जितने भी ब्राउजर्स होते हैं, यानी कि अगर हमने डेटा किसी को सेंड किया तो क्या करता है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही उसको रिट्रीव करता है या किसी ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ब्राउजर्स को बनाया जाता है, इसलिए उसको एप्लीकेशन बोला जाता है।
At this layer, both the end user and application layer interact directly with the software application. ये इस लेयर पे क्या होते हैं, जो सेंडर साइड है वो रिसीवर साइड है, वो दोनों क्या होते हैं, फेस टू फेस डायरेक्टली क्या होते हैं, इंटरफेयर करते हैं, यानी कि इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से. This layer sees network services provided and end user applications such as web browser to Office 365. The application layer identifies communication partners, resources availability and synchronization communication. यहाँ पे जितने भी ब्राउजर्स हो गए वो सब के सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं. जितनी भी एप्लीकेशन जैसे स्काइपी हो गई वो भी क्या हो गई, एप्लीकेशन लेयर के ही अंतर्गत आएगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमको लगता है और एप्लीकेशन लेयर से ही सारा काम हमें करना है. हम सारा काम एप्लीकेशन उस साइड से क्या होता है, इधर से स्टार्ट होता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर से ही काम स्टार्ट होता है सेंडर साइड का, और रिसीवर साइड पे एप्लीकेशन लेयर पे ही खत्म हो जाता है. यानी कि एप्लीकेशन लेयर से ले करके रिसीवर साइड पे एप्लीकेशन लेयर तक खत्म होने की प्रक्रिया को एक पूरा नेटवर्क होता है. और हमें लगता है कि इस बीच में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस बीच में क्या होता है, ये सारे लेयर्स अपना अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे. थैंक यू. आई होप इतना आपको OSI मॉडल आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे रिपीटर्स, नोड्स, एम्पलीफायर्स, RJ45 connectors and different type of connectors which are used in networking. So I hope इतना आपको समझ में आया होगा. आप आगे की क्लासेस में हम लोग आगे करेंगे. थैंक यू वेरी मच.